हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें आपके काफ़ी काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ हिंदी के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो कौन सी है आपकी प्राचीनतम भाषा? तो ये है आपकी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वैदिक संस्कृत आपकी सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जो आपका ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, इसकी जो भाषा है वो है आपकी वैदिक संस्कृत। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए, अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत है, लेकिन जो संस्कृत है ये मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा नहीं है, ये आपकी सबसे प्राचीनतम भाषा है। प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो जो आपका भाषा का विकास हुआ संस्कृत से धीरे धीरे, तो अपभ्रंश का जो भाषा, इसका जो काल क्रम है वो है आपका 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 9, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? तो जो आपका संस्कृत है उसमें कितने होते हैं? देखिए, इसमें आपके होते हैं टोटल 24, 8 विभक्ति होते हैं, और उनके क्या होते हैं? देखिए, आपकी जो 8 विभक्तियां हैं उनके अलग अलग आप देखें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अगर उसके हिसाब से देखें तो 8 3 हो जाता है आपका 24। तो आपके 24 यहाँ पर ये शब्द होते हैं। अगला है आपका, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो इसमें आपके कितने बनते हैं? ये बनते हैं आपके 2, एक होता है इसका एक वचन और एक होता है बहुवचन। प्रश्न संख्या 11, जो प्रश्न संख्या आपका 11 है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक, इसके रचयिता हैं आपके अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं धनपाल, उनकी कौन सी रचना है? उनकी है भविष्यत कहा। तो ए हमारा सही है, भविष्यत कहा। प्रश्न संख्या 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? बहुत ही आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने आपके जो सरहपा हैं इन्हें प्रथम कवि माना है। तो इनका जो काल है वो 9वीं शताब्दी माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? कई बार पूछा जाता है। देखिए, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? सरहपा को। और शब्दानुशासन, ये प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? इसके हैं आपके हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 15, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो पाहुड़ दोहा किसकी है? आपकी राम सिंह की। प्रश्न संख्या 16 है आपका, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो 84 सिद्धों में देखिए अधिकतर पा लगा होता है अंत में, तो 84 सिद्धों में किसकी होती है? आपकी 16 का हो जाएगा डी सरहपा। ध्यान दीजिए, सरहपा, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन पहला कवि भी मानते हैं। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? तो जो 84 सिद्ध हैं, आपको बताया कि अधिकतर जो सिद्ध हैं उनके अंत में पा लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे सरहपा है, लुईपा है, गोरक्षपा है। तो यहाँ पर देखिए जो देवसेन है ये आपके सिद्धों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 18, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? तो जो आपका 18 है उसका हो जाएगा डी चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा कृत है। ये अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। इसके अलावा रामचरितमानस है आपकी, पद्मावत है, चित्रावली है, ये बाद में लिखी गई थी। तो पद्मावत आपकी किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस
गोस्वामी तुलसीदास और चित्रावली। तो ये लिखी गई थी आपकी उस्मान द्वारा। तो जो है चंदायन इसे सबसे प्राचीनतम माना जाता है। 1379 लगभग इसका काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 19, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कासिम शाह। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो ध्यान दीजिए, रामचरितमानस, मधुमालती और पद्मावत, ये तीनों ही आपकी अवधी भाषा की रचनाएं हैं। लेकिन जो विनय पत्रिका है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, ये ब्रज भाषा की रचना है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की आपके अवधी भाषा में और विनय पत्रिका की ब्रज भाषा में। तो ये कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? कवितावली, अनुराग बांसुरी, गीतावली और दोहावली। तो ध्यान दीजिए, कवितावली तुलसीदास की है, गीतावली भी है और दोहावली भी है। लेकिन जो अनुराग बांसुरी है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। तो जो अनुराग बांसुरी है ये आपकी है नूर मोहम्मद की रचना, जो कि एक सूफी कवि थे। प्रश्न संख्या 22, कई बार पूछा जाता है, नासिक केतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिक केतोपाख्यान इसके कौन है? इसका हो जाएगा आपका 22 का ए, सदल मिश्र। बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी की? इन्होंने की आर्य समाज की। तो देखिए, ब्रह्म समाज की किसने की आपको पता होगा, राजा राममोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने की थी। लेकिन जो आपका आर्य समाज है इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसके अलावा कई बार इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 24, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो इसके भारत में कौन थे प्रचारक? ये थी एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 25, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो जो राम प्रसाद निरंजनी है इनकी रचना कौन सी है? ऑप्शन बी, भाषा योग वशिष्ठ। प्रश्न संख्या 26, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित ये पुस्तक जो गद्य रचना है किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 27, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे तो ये किसके थे? संस्कृत निष्ठ हिंदी के ये पक्षधर थे। प्रश्न संख्या 28, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो देखिए, लगभग क्या है अगर बात करें तो ये है आपका लगभग 60 करोड़। तो अनुमान वाले जो संख्या है ये 60 करोड़ है और इस तरह के सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 29, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं आपकी? तो इसमें है आपकी 18, 5 उपभाषाएं हैं, उसकी आपकी क्या है? 18 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 30, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो देखिए, आपकी जो 5 उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो पूछी जाती हैं आपसे, तो आपको सभी याद रखना है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इस तरह से आपको पांचों जो है आपकी हिंदी वो याद रखना है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी नहीं आती आपकी? मगही, मगही जबकि आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, जबकि बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 31, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी किसके अंतर्गत आती है आपकी? ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सी भी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ए, मारवाड़ी, जबकि मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं।
प्रश्न संख्या 33, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? जो आपका लखनऊ है उत्तर प्रदेश की जो राजधानी भी है लखनऊ, और बाराबंकी, तो ये किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं? तो ये आते हैं आपके अवधी बोली के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो जो बघेली है आपका, तो इसका माना जाता है रीवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 35, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो जो ब्रज भाषा है तो वो कहाँ की बोली नहीं है आपकी? वो है, देखिए, मथुरा की है, आगरा की भी है, हाथरस की भी है, लेकिन इटावा की नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका इटावा है वो कन्नौजी बोली के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है आपका, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया जाता है? दिया गया है इंदौर और जो उज्जैन है इसको क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया है आपका, जो आपका 36वां है वो दिया गया है आपका मालवी। ये ध्यान दीजिएगा आप, तो इसका बी बिल्कुल सही है। तो इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या कहा जाता है? मालवी। प्रश्न संख्या 37, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये है आपका कुमाऊनी। प्रश्न संख्या 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं वो बोलियां आती हैं? तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो इसमें आती है 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से एक कथन असत्य है, तो चलिए देखते हैं। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, सही है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, तो अभी आपको बताया जो इटावा है वो कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है, तो इटावा और फर्रुखाबाद भी केंद्र है। ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, तो ये गलत है। मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है, ये बिल्कुल सही है। तो ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से असत्य कथन छांटिए। ए, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, तो ये आपका सही है। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो विद्यापति कौन सी ये बोली के कवि थे, कौन सी भाषा के थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, बिल्कुल सही है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, बिल्कुल सही है। तो जो आपका विद्यापति हैं भोजपुरी के कवि हैं, ये कथन असत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ब्रजभाषा के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो इसमें आपका देखिए अलीगढ़ आता है ब्रजभाषा के अंतर्गत, मथुरा भी आता है, भरतपुर भी आता है, लेकिन जो गाजियाबाद है वो नहीं आता, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाजियाबाद ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न संख्या 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी है? आपकी खड़ी बोली। और जो हिंदी है उसका जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से, ये भी आप ध्यान रखिएगा, शुरू में आपसे पूछा गया था। प्रश्न संख्या 43, अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कवि दिए गए हैं और उनकी यहाँ पर रचनाएं, उनकी भाषा दी गई है, तो आपको यहाँ पर जो असत्य युग्म है उसे अलग करना है। तो मैथिल विद्यापति सही है। जो मैथिल हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, उनकी भाषा मैथिली थी। तुलसी की अवधि, तो अवधि में आपको पता होगा रामचरितमानस की रचना की थी उन्होंने। बिहारी ब्रजभाषा बिल्कुल सही है। केशव खड़ी बोली, तो जो केशव थे इनकी भी ब्रजभाषा थी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 44, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, चित्रलिपि या गुरुमुखी लिपि? तो इसका किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न संख्या 45, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं अगर कुल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका सी 52 वर्ण। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसे भी वर्ण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है?
ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक या कुटिल लिपि। तो 46 का आपका हो जाएगा बी। यह आपकी वर्णात्मक लिपि। अगला है 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? जो पंचम वर्ण होता है आपका, हर जो आपकी जो वर्णमाला होती है उसमें जो पंचम वर्ण होता है, जैसे आपने देखा होगा कंठ्य होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, पांचवा जो वर्ण होता है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ये सुझाव किसने दिया? तो इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में, जब आपका देश आज़ाद हुआ, लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य नरेंद्र देव। तो इनके अध्यक्षता में 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। प्रश्न संख्या 49, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो ये किसने दिया? काका कालेलकर जी ने। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 50, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त कथन है कौन सा है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागरी से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, या देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, तभी इसे कहा जाता है देवनागरी। प्रश्न संख्या 51, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कब किया गया? ऑप्शन सी, 1953 में, 1953। अगला प्रश्न है 52, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इनमें कौन सा गुण नहीं है? देखिए, उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण ये भी है, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव है, लेकिन जो आपका बी है ऑप्शन, इसका अभाव ये नहीं है, ये देवनागरी में नहीं है। जैसे शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, तो ये नहीं है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 53, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जो आपकी मराठी भाषा है, तो मराठी भाषा की आपकी लिपि क्या है? देवनागरी। प्रश्न संख्या 54, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? तो ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में पूछी जाती है वर्तनी कई बार। तो इसमें से कौन सी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, गलत है। तो इसका जो है ऑप्शन वो आपका बी, ये आपका वर्तनी गलत है। चाहिए सही है, इसलिए सही है, गए सही है, लेकिन लिए के लिए ये गलत है। यहाँ पर ली ए होगा, एक ही ए होगा आगे से, तब ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। ए 31, बी 49, सी 17 या डी 6। देखिए, जो 31 है वो यहाँ पर गलत देखा गया है, जबकि 49 ऐसे लिखा जाता है, 17 ऐसे लिखा जाता है और 6 ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा जो 31 है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो जो सही रूप है वो है 31, 31, ना कि 31। 31 बोला जाता है इसे। प्रश्न संख्या 56, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है, क्या कहलाती है? तो देखिए, जिस संविधान के अनुसार जो सरकारी कामकाज होता है उसके लिए जो भाषा स्वीकृत की जाती है उसे बोला जाता है राजभाषा, उसे बोला जाता है राजभाषा। तो हिंदी भी आपकी क्या है? राजभाषा, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। तभी उस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
प्रश्न संख्या 57, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। लेकिन अभी आपकी जो हिंदी है उसे केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 58, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, तो ये ध्यान दीजिएगा। संविधान का जो अनुच्छेद है वो है 351 का पहला अनुच्छेद, उसके अंतर्गत जो इस धारा के अंतर्गत है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो 58 का आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 59, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 14 सितंबर को। तो ये देखिए आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट के माध्यम से बताइए आप। प्रश्न संख्या 60, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो जो खड़ी बोली है उसका किस भाषा से हुआ? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न 61, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो कौन सा है अपभ्रंश भाषा में? यह है आपका पौमचरियु। किसने लिखा पौमचरियु? ये लिखा था आपका स्वयंभू ने, जिन्हें आपको पता होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? तो हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की और जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा। प्रश्न संख्या 64, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसी से हिंदी का भी विकास हुआ है, आपको पता होगा। प्रश्न संख्या 66, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? अभी आपको बताया खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम है आपका कौरवी। प्रश्न संख्या 67, आचार्य शुक्ल ने, जो रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, काल विभाजन भी किया मानक, तो उन्होंने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया है? तो किसे नहीं दिया है उन्होंने? तो ऑप्शन ए सही है, शिव प्रसाद सितारे हिंद को। इसके अलावा मुंशी साल्ला खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, इन्हें 4 उन्नायकों में शामिल किया गया। चौथे कौन थे वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न संख्या 68, इनमें से अवधि का विकास किससे माना गया है? तो जो अवधि है आपकी किससे माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्धमागधी से। प्रश्न संख्या 69, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ढूंढाड़ी किसे कहा जाता है? इसका कौन सा दूसरा नाम है? तो यह है आपका जयपुरी, इसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 70, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। तो देखिए पहला ही हमारा ये असत्य कथन है, क्योंकि जो भाषा का है वो क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो ये भी सही है। तो ए बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये कथन गलत है। अगला प्रश्न 71, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? जो अपभ्रंश थी जिससे आपका हिंदी का भी विकास भी हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से, तो इसके भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? तो ये किया आपका हेमचंद्र ने, जिनका था ग्रंथ अभी आपको बताया था शब्दानुशासन, तो वो इनका व्याकरणिक ग्रंथ था, जिसे सबसे प्राचीनतम व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है हिंदी का। प्रश्न संख्या 72, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ लिखा है, सही है। सदल मिश्र नासिक केतोपाख्यान लिखा है। मुंशी सदाल सुखलाल रानीखेत की कहानी, तो ये गलत हो गया। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया सी। जबकि जो रानीखेत की कहानी है वो इंसा अल्लाह खान ने लिखी है और प्रेम सागर ये लल्लूलाल जी का है। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रानीखेत की कहानी वाला सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 73, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की?
तो 73 का आपका है सी, महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 74, इन आगमन में छोरीन के पीहर हैं, यह किस बोली का वाक्य है? तो जो 74 है इसका आपका सही है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा का। प्रश्न संख्या 75, इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली, अवधी बघेली, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी मैथिली। तो जो 75 है आपका इसका 100 हो जाएगा, मारवाड़ी ये छत्तीसगढ़ी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 76, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? क्या नहीं है? देखिए, रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू या कोंकणी। तो हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? तो जो कोंकणी है वो हिंदी का रूप नहीं है, तो 76 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? सन 1955 में, 1955। प्रश्न संख्या 78, 78, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम कब हुआ? 1976 में, 1976। प्रश्न संख्या 79, 79, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो ये हिमाचल प्रदेश नहीं आता। तो हिमाचल प्रदेश कौन से श्रेणी का ये राज्य? तो हिमाचल प्रदेश आपका क श्रेणी का राज्य है। प्रश्न संख्या 80, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो कौन सी भाषा है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तत्सम शब्द क्या होते हैं ये भी आपको आना चाहिए। तत्सम शब्द संस्कृत के ही शब्द होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग वैसे ही किया जाता है जैसे संस्कृत में किया जाता है, जबकि तद्भव क्या होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूप बदल कर आते हैं। तो तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के ही शब्द होते हैं। तो किस भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकतर? तो ये किया जाता है आपका हिंदुस्तानी में। प्रश्न संख्या 81, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? जो आपकी दक्षिणी हिंदी है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका है हिंदवी। दक्षिणी हिंदी का नाम क्या है? हिंदवी। ये आपके एलटी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 82, 82, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो देखिए, कई बार पूछा जाता है, रासो ग्रंथ जो हैं आपके रास संबंधित वहाँ पर पूछा जाता है। तो ये कौन है आपके? शालिभद्र सूरी। प्रश्न संख्या 83, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? तो पहले सिद्ध देखिए, सिद्धों में आपको अभी बताया पापा लगा होता है, लास्ट में पा ये लगा होता है। तो 84 सिद्धों में जो पहले सिद्ध हैं वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लुईपा को। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ, लुईपा। प्रश्न संख्या 84, आजू हों गाय चरा बनू गयो, यह किस पंक्ति की बोली है? आजू हों गाय चरा बनू गयो, तो ये किसकी है आपकी? ये है आपकी ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न 85, इनमें से नागरी प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? तो कौन जुड़ा रहा है नागरी प्रचारिणी सभा? तो कौन थे? श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 86, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह आपकी अवहट्ट भाषा की। कीर्तिलता किसने लिखी थी ये आप कमेंट में लिखिए। प्रश्न संख्या 87, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो फिर से वही आ गया। तो आपको पूरे ये याद कर लेने हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सारा आपको याद रख लेना है। तो इसमें है मगही, मेवाती, बघेली या भोजपुरी। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली है वो कौन सी है आपकी? वो होगी आपकी बघेली। प्रश्न संख्या 88, 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? काव्य ग्रंथ, उपन्यास, ब्रजभाषा की गद्य रचना या कोई नहीं? तो जो आपकी 84 वैष्णव की वार्ता है ये है आपकी ब्रजभाषा की गद्य रचना। इसी का दूसरा रूप 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ये हैं आपके ऑप्शन सी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, अष्टयाम के रचयिता कौन है? कई बार पूछा गया है अष्टयाम। तो ये हैं आपके नाभादास। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। प्रश्न संख्या 91, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी बम्बई में, जिसे अब मुंबई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती,
ये सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, ये भी सही है। प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, तो जो प्रार्थना समाज थी ये महादेव गोविंद रानडे ने इसकी की थी, तो ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, बुंदेली पूर्वी हिंदी या कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। तो देखिए जो बुंदेली है वो भी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, तो हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। जो पश्चिमी हिंदी है 5 भाषाएं बोलियां आती है उसमें, तो ध्यान दीजिएगा उसमें बुंदेली भी आती है। प्रश्न संख्या 94, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हों किस बोली का सूचक है? जो उत्तम पुरुष है उसमें हों किस बोली का सूचक है? तो ये है आपका ब्रज भाषा का। प्रश्न संख्या 95, इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? तो कितने प्रदेश हैं? ये आपके 10 प्रदेश। प्रश्न संख्या 96, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आप व्याकरण में आपने पढ़ा होगा भूतकाल, जो बीता हुआ जो समय होता है उसे बोला जाता है भूतकाल। तो भूतकाल के आपके कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये आपको व्याकरण में बाद में पढ़ाया जाएगा। प्रश्न संख्या 97, इनमें से सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, भोजपुरी लखनऊ, ब्रज भाषा हाथरस या बुंदेली झांसी। तो जो 97 है इसका सही आंसर है सी, भोजपुरी लखनऊ। प्रश्न संख्या 98, रामायण किस भाषा में रचित है? तो रामायण किस भाषा में है आप सभी को पता होगा, ये है संस्कृत में रचित। तो 98 का डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, पाली किस धर्म की भाषा है? तो जो पाली भाषा है वो किस धर्म से संबंधित है? ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रश्न संख्या 100, जो आज का अंतिम प्रश्न है, ये इस भाग का, जो इस वीडियो के भाग का ये अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? तो आपको बताया था ये है आपका देश भाषा। तो इसके अलावा अवहट्ट भी कहा जाता है, अवहत भी इसे कहा जाता है अपभ्रंश को। तो देश भाषा इसे बोलचाल की भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका हिंदी के प्रश्न उत्तर, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हिंदी से संबंधित अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।